सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम द टॉपिक ऑफ टुडेज डिस्कशन इस चैप्टर नंबर 10 जिसके हम न्यूरोलॉजी में न्यूरो एनाटमी न्यूरोफिजियोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमसे क्यों दिया हुआ है कि एक बेबी बॉर्न हुआ है 4th डे के ऊपर, उसको मेनिंजाइटिस डेवलप हो गया तो कॉज होगी इकोलाई। रिमेंबर, अगर मेनिंजाइटिस लंग एब्सिस के बाद होगा तो स्टैफ ऑरियस की वजह से होगा, और अगर मेनिंजाइटिस के साथ रैश होगा तो निजेरिया की वजह से होगा। न्यू बॉर्न बेबीज़ के अंदर जो 0 to 6 मंथ्स के होते हैं उसमें ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस या फिर इकोलाई की वजह से मेनिंजाइटिस होता है, और बच्चों के अंदर जो 6 मंथ से लेकर 6 ईयर्स तक के होते हैं उसमें स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया, नेजेरिया मेनिंजाइटिस एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी की वजह से मेनिंजाइटिस होता है। 6 to 60 ईयर ओल्ड के अंदर स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया और नेजेरिया मेनिंजाइटिस की वजह से। देखिए हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी सिर्फ 6 महीने से लेकर 6 साल तक के बच्चों के अंदर है, और जो टीन्स के अंदर कॉज नंबर 1 कॉज है मेनिंजाइटिस की वो नेजेरिया मेनिंजाइटिस है। HIV वाले पेशेंट के अंदर क्रिप्टोकोकस स्पीशी आपकी मेनिंजाइटिस कराती है। अब 25 ईयर ओल्ड फीमेल है जिसको बुखार हुआ है, नेक स्टिफनेस है, मैकुलोपैपुलर रैश है, तो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होगा नेजेरिया मेनिंजाइटिस, क्योंकि हमने पढ़ा था अगर मेनिंजाइटिस और रैश साथ हो तो नेजेरिया की वजह से होता है। अब इसको रैश भी और साथ इसकी नेक स्टिफनेस और फीवर है, मेनिंजाइटिस वाले सिम्टम्स हैं, तो नेजेरिया मेनिंजाइटिस की वजह से यंग फीमेल को मेनिंजाइटिस हुआ है। ड्रग ऑफ चॉइस जो हम बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के अंदर देते हैं वो सेफ्ट्राइक्सोन है। सेफ्ट्राइक्सोन आपकी ड्रग ऑफ चॉइस होती है जो हम बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में देते हैं। सेप्टिक मेनिंजाइटिस की मोस्ट कॉमन कॉज स्ट्रेप्टोकोकस होता है। अगर 6 महीने से लेकर 6 महीने से लेकर अगर 2 साल का बच्चा आया है मेनिंजाइटिस की वजह से तो उसमें स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया होगा। 6 मंथ से लेकर 2 ईयर्स तक के बच्चों के अंदर स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया की वजह से होता है जो मेन कॉज है। अब एक न्यूबॉर्न बेबी था, 48 आवर्स के बाद उसको मेनिंजाइटिस डेवलप हो गया, तो पॉजिटिव एजेंट क्या होगा? स्ट्रेप्टोकोकस, जिसको हम ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस भी कहते हैं। तो स्ट्रेप्टोकोकस की वजह से आपके 0 to 6 मंथ्स वाले बच्चों के अंदर 0 to 6 मंथ्स वाले बच्चों के अंदर मेनिंजाइटिस होता है स्ट्रेप्टोकोकस की वजह से, और इकोलाई की वजह से भी आपके 0 to 6 मंथ्स वाले बच्चों के अंदर मेनिंजाइटिस होता है। उसके बाद यह हुआ है कि एक इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पर्सन है, उसको मेनिंजाइटिस डेवलप हो गया, तो ऑर्गेनिज्म कौन सा होगा? क्रिप्टोकोकस। मैंने पढ़ा था कि जो HIV वाले पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर मेनिंजाइटिस होता है क्रिप्टोकोकस की वजह से। तो जो क्रिप्टोकोकस है वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पर्सन के अंदर मेनिंजाइटिस कराता है। मेनिंजाइटिस जो मेनिंजाइटिस अगर HIV पेशेंट के अंदर होगा तो कॉज क्या होगी? क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस। अगर मेनिंजाइटिस की हिस्ट्री है 1 महीने से और उसकी जो जब आपने आई की एग्जामिनेशन की तो आपको बायलैटरल पैपिल एडीमा मिल रहा है, तो कॉज क्या होगी? हाइड्रोसेफलस। अब मेनिंजाइटिस वाले पेशेंट को हाइड्रोसेफलस डेवलप हो गया जिसकी वजह से उसको बायलैटरल पैपिल एडीमा डेवलप हो गया है, उसकी जो ऑप्टिक डिस्क है वो स्वेल कर गई है, पैपिल एडीमा डेवलप हो गया बायलैटरली। 85 ईयर ओल्ड पेशेंट है, उसकी आपने स्प्लीनेक्टमी की और उसके बाद उसको मेनिंजाइटिस डेवलप हो गया, जो पॉजिटिव एजेंट होगा वो स्ट्रेप्टोकोकस होगा। स्ट्रेप्टोकोकस की वजह से 85 ईयर ओल्ड के अंदर स्प्लीनेक्टमी के बाद मेनिंजाइटिस डेवलप हो गया। 25 ईयर ओल्ड पेशेंट है जिसको मेनिंजाइटिस और साथ रैश है, तो नेजेरिया मेनिंजाइटिस होगा। एक लेडी है जिसने गला ख़राब हुआ था और उसके बाद उसकी डेथ हो गई। ऑटोप्सी के ऊपर आपको एड्रीनल ग्लैंड जो है वो उसकी एनलार्जमेंट नज़र आ रही है और उसके कॉर्टेक्स के अंदर हेमरेजेस नज़र आ रहे हैं, तो मोस्ट लाइकली पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होगा नेजेरिया मेनिंजाइटिस। एड्रीनल ग्लैंड की एनलार्जमेंट है, कॉर्टिकल हेमरेजेस हैं, तो कॉज ऑर्गेनिज्म क्या होगी? नेजेरिया मेनिंजाइटिस। अब एक 30 ईयर ओल्ड मेल है जिसको मेनिंजाइटिस हुआ, उसके ग्लूकोज के लेवल लो हो गए हैं, उसके पॉलीमॉर्फ सेल ज़्यादा हो गए हैं और आपको पॉजिटिव मेनिंजल साइन मिल रहे हैं, तो जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है वो पेनिसिलिन जी होती है। सेफ्ट्राइक्सोन अगर आपने दी हुई है तो सेफ्ट्राइक्सोन को आपने प्रेफर करना है, अगर सेफ्ट्राइक्सोन नहीं दी हुई तो फिर आपने पेनिसिलिन जी को सिलेक्ट करना है एज अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, क्योंकि बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के अंदर आपके ग्लूकोज के लेवल लो हो जाते हैं और लिम्फोसाइट्स वगैरह आपके पोलोमॉर्फ मतलब न्यूट्रोफिल्स आपके ज़्यादा हो जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग फंजाई कॉज मेनिंजाइटिस? तो क्रिप्टोकोकस की वजह से आपको मेनिंजाइटिस होता है और वो भी HIV वाले पेशेंट्स में। अब एक HIV पॉजिटिव पेशेंट था, उसको सर में दर्द हो रहा है, उसकी नेक स्टिफनेस भी है, फंगल मेनिंजाइटिस उसका पॉजिटिव है, तो फॉलोइंग कॉज क्या होगी? HIV एड्स पेशेंट्स के अंदर जो क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस फंजाई होती है वो एड्स वाले पेशेंट्स के अंदर मेनिंजाइटिस कराती है। उसके बाद दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी फंगल एजेंट इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस मेनिंजाइटिस। जो HIV वाले पेशेंट्स के अंदर क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस की वजह से जो मेनिंजाइटिस होता है उसके अंदर एम्फोटेरिसिन बी देते हैं। एक पेशेंट है जिसको सर में दर्द है, बुखार है, साथ वॉमिटिंग भी हो रही है, उसको मेनिंजाइटिस डेवलप हुआ था, तो ड्रग ऑफ चॉइस जो क्रिप्टोकोकस मेनिंजाइटिस के अंदर देते हैं वो एम्फोटेरिसिन बी होती है। बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस की जो ड्रग ऑफ चॉइस थी वो सेफ्ट्राइक्सोन थी, और अगर सेफ्ट्राइक्सोन नहीं होगी तो फिर आपने पेनिसिलिन जी को सिलेक्ट करना है। इसमें आपके ग्लूकोज के लेवल कम हो जाते हैं, न्यूट्रोफिल ज़्यादा हो जाते हैं बैक्टीरियल, और अगर एक पेशेंट को मेनिंजाइटिस के साथ रैश हो रहा है तो वो नेजेरिया मेनिंजाइटिस की वजह से होगा, और मेनिंजाइटिस जो लंग एब्सिस के बाद होता है वो स्टैफ ऑरियस की वजह से होता है। और न्यू बॉर्न बेबीज़ के अंदर इकोलाई और स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया या ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई की वजह से आपको न्यू बॉर्न के अंदर
मेनिंजाइटिस डेवलप होता है। अब हॉजकिन लिम्फोमा का पेशेंट था, मतलब कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट है, उसको हाई ग्रेड फीवर हुआ है, साथ वॉमिटिंग भी हो रही है, एग्जामिनेशन के ऊपर नेक स्टिफनेस है, कर्निंग साइन पॉजिटिव है। CSF की एग्जामिनेशन के आपको फंगल ऑर्गेनिज्म नजर आ रहे हैं, तो मोस्ट लाइकली कॉज क्या होगी, क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस की वजह से मेनिंजाइटिस उसको डेवलप हो गया। अब जो कलर होता है CSF का टीबी के अंदर, वो ओपेलेसेंट हो जाता है, ठीक है, ओपेलेसेंट कलर हो जाता है टीबी के अंदर आपके CSF का कलर। एक मदर है, उसने बच्चे को डिलीवर किया एट होम और 5 डेज़ के बाद वो हॉस्पिटल के अंदर आई है, उसको नेक स्टिफनेस डेवलप हो गई है, साथ उसको फीवर हो रही है। द कॉज ऑफ मेनिंजाइटिस को क्या होगा, स्ट्रेप्टोकोकस एगलेक्टाई, जिसे हम ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस भी कहते हैं, ठीक है। एक मदर है, ये बच्चा डिलीवर हुआ था घर पर और 5 दिन के बाद बेबी को ही, ठीक है, न्यूबॉर्न बेबी को अगर नेक स्टिफनेस साथ फीवर डेवलप हो जाए तो मेनिंजाइटिस की जो कॉज होगी वो क्या होगी, स्ट्रेप्टोकोकस एगलेक्टाई या ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई। जो ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई होते हैं वो न्यूबॉर्न्स के अंदर मेनिंजाइटिस कराते हैं, साथ इकोलाई भी न्यूबॉर्न्स के अंदर मेनिंजाइटिस कराता है। अब 60 ओल्ड पेशेंट था जिसको मेनिंजाइटिस डेवलप हुआ है, तो पॉजिटिव एजेंट क्या होगा, स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया। 60 ओल्ड पेशेंट के अंदर स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया की वजह से मेनिंजाइटिस डेवलप होता है। अब नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि 9 ईयर ओल्ड बॉय प्रेजेंट किया, उसको बुखार हुआ है, नेक रिजिडिटी है, ग्राम स्टेनिंग के ऊपर उसके कोकाई के कल्चर पॉजिटिव आ रहे हैं। कौन सा ऑर्गेनिज्म होगा, नेज़रिया मेनिंजाइटिस, क्योंकि बिल्कुल यंग बॉय है, बिल्कुल जो आपके 6 मंथ से लेकर 6 ईयर्स तक के बच्चों में तो हमने पढ़ा था कि स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया, नेज़रिया मेनिंजाइटिस और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी आपको मेनिंजाइटिस करा रहा था। लेकिन जो आपके टीन्स या जो यंग बच्चे होते हैं उनके अंदर अगर फीवर हो, नेक रिजिडिटी हो या मेनिंजाइटिस हो, और अगर आपको ग्राम स्टेनिंग के ऊपर कोकाई नजर आ रही है, जो कोकाई होते हैं ना वो नेज़रिया के होते हैं, तो ग्राम स्टेनिंग के ऊपर आपको कोकाई नजर आ रहे हैं तो जो कॉज होगी वह नेज़रिया मेनिंजाइटिस होगी या नेज़रिया मेनिंजाइटिस होगी। अब एक पेशेंट है, सेमी कॉन्शियस स्टेट के अंदर आया है, उसके CSF के अंदर ग्लूकोज उसका 20 मिलीग्राम है, प्रोटीन्स उसकी 1500 मिलीग्राम्स है। डायग्नोसिस क्या होगी, एक्यूट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। अभी टाइप ऑफ मेनिंजाइटिस हम पढ़ते हैं कि 3 तरह के आपके मेनिंजाइटिस होते हैं, एक बैक्टीरियल होता है, एक फंगल होता है, या टीबी वाला हो गया या फिर वायरल होता है। बैक्टीरियल, फंगल, टीबी या वायरल। टीबी भी बैक्टीरियल ही होता है, लेकिन टीबी के अंदर आपको ना लिम्फोसाइट ज़्यादा मिलते हैं, और इस तरह से फंगल वाले में भी आपको लिम्फोसाइट ज़्यादा मिलते हैं। और तीसरा होता है आपका वायरल। नॉर्मल वैल्यूज़ आपके CSF की क्या होती हैं, WBCs जो वाइट सेल्स होते हैं वो आपके 0 to 5 सेल्स होते हैं पर माइक्रोलीटर। प्रोटीन्स आपकी 20 से 40 होती हैं, और ग्लूकोज आपका 45 से 80 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है। आपके ब्लड ग्लूकोज से 2/3 कम होता है, ठीक है। तो आपका जो 45 से 80 मिलीग्राम पर डेसीलीटर आपका ब्लड होता है। नॉर्मली आपका क्या होता है, 200 तक रैंडम ब्लड शुगर होती है, तो इसमें आपका 2/3 जो है ना वो उससे कम होता है आपका ब्लड शुगर लेवल, ठीक है। मतलब आपका 45 से 80 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होगा। नॉर्मल जो शुगर लेवल फास्टिंग के अंदर 60 to 100 होते हैं, और रैंडम में हमने पढ़े थे कि 200 तक जो है ना 200 से कम होनी चाहिए। तो इसका क्या होगा, आपका 2/3 ऑफ द ब्लड ग्लूकोज से कम होता है। तो 45 से 80 मिलीग्राम पर डेसीलीटर आपका ग्लूकोज है। तो नॉर्मली प्रोटीन्स 20 to 40 और WBCs या वाइट सेल्स जो होते हैं वो आपके 0 to 5 होते हैं। अब जो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस होता है उसमें पॉलीमॉर्फो न्यूट्रोफिल्स आपके ज़्यादा हो जाते हैं, प्रोटीन्स आपकी 1 ग्राम पर लीटर से भी ज़्यादा हो जाती हैं, और ग्लूकोज आपका हाफ से भी कम हो जाता है। ग्लूकोज आपकी कम हो जाती है बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के अंदर। CSF में प्रोटीन्स आपकी ज़्यादा हो जाती हैं, और आपको पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर सेल्स जिसमें आपके न्यूट्रोफिल्स आते हैं वो आपको मिलते हैं। फंगल और ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस में आपके लिम्फोसाइट ज़्यादा हो जाते हैं, प्रोटीन्स 1 ग्राम पर लीटर से ज़्यादा हो जाती, और ग्लूकोज आपका कम हो जाता है। वायरल मेनिंजाइटिस के अंदर आपके लिम्फोसाइट्स ज़्यादा होते हैं, प्रोटीन्स आपकी नॉर्मल भी हो सकती हैं, प्रोटीन्स आपकी ज़्यादा भी हो सकती हैं, लेकिन ग्लूकोज आपका नॉर्मल या फिर आपका 80% होता है प्लाज्मा ग्लूकोज के। रिमेंबर, जो मम्स और हर्पीज इनकेफ्लाइटिस होता है यूजुअली कॉज करता है लो ग्लूकोज लेवल। अगर मम्स की वजह से या अगर हर्पीज़ की वजह से आपको मेनिंजाइटिस होगा तो उसकी वजह से आपका इनकेफ्लाइटिस होगा, मम्स और हर्पीज़ की वजह से, तो आपके ग्लूकोज के लेवल कम होंगे। वैसे वायरल को हम इसी तरह से डिफ्रेंशिएट करते हैं कि उसमें आपके ग्लूकोज के लेवल नॉर्मल होते हैं और 80% ऑफ द प्लाज्मा ग्लूकोज होते हैं। तो वायरल मेनिंजाइटिस के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपके लिम्फोसाइट ज़्यादा हैं, प्रोटीन्स तो तीनों में ही ज़्यादा हो रही हैं। तो ग्लूकोज से बेसिकली हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। अगर तो लिम्फोसाइट ज़्यादा हैं तो वो फंगल या टीबी होगा, अगर पॉलीमॉर्फो न्यूट्रोसेल्स हैं, न्यूक्लियर सेल्स हैं, तो बैक्टीरियल होगा, और अगर सिर्फ और सिर्फ आपके लिम्फोसाइट ज़्यादा हैं, प्रोटीन्स भी तकरीबन नॉर्मल हैं और ग्लूकोज आपका नॉर्मल है, तो आपका वायरल होगा। तो ग्लूकोज से हमें पता चलता है कि वो वायरल है या बैक्टीरियल है, और लिम्फोसाइट से हमें पता चलता है कि फंगल है या बैक्टीरियल है, या ट्यूबरकुलस है या बैक्टीरियल है। अब इसमें पहले हमसे क्यों दिया हुआ है कि एक यंग पेशेंट था जिसको सर में दर्द हो रहा है, नेक स्टिफनेस है, बुखार है, CSF आपने कराया तो आपको बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस मिला। कौन सा फीचर होगा CSF के अंदर, इसके अंदर आपकी प्रोटीन्स ज़्यादा हो जाती हैं। बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के अंदर पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर सेल्स मिलते हैं, और आपके जो ग्लूकोज के लेवल होते हैं वो हाफ से भी कम हो जाते हैं। मेनिंजाइटिस का सिनेरियो था, CSF आपकी जो शुगर है, ब्लड शुगर है, प्लाज्मा जो शुगर है वो 40 है,
नॉर्मल आपका 45 टू 80 होता है। प्रीडोमिनेंट लिम्फोसाइट्स हैं तो डायग्नोसिस क्या होगी, ट्यूबरकुलस लिम्फोसाइट मेनिंजाइटिस, ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस, क्योंकि ग्लूकोज जो है वो उसका वो कम हुआ हुआ है, 40 हुआ हुआ है। नॉर्मल आपका 45 टू 80 होता है और लिम्फोसाइट्स आपको ज़्यादा मिल रहे हैं तो ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस होगा, क्योंकि लिम्फोसाइट्स आपको या तो ट्यूबरकुलस में मिलते हैं या फिर फंगल में मिलते हैं। अब मेनिंजाइटिस की पिक्चर दी हुई थी जिसमें आपको लो ग्रेड फीवर है, CSF प्रोटीन्स आपकी 45 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है, ग्लूकोज आपका 80 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है। अब हमने पढ़ा कि जो ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस होते हैं उसमें आपका जो CSF है, CSF का जो शुगर है वो कम हुआ हुआ था और लिम्फोसाइट ज़्यादा थे। अब एक पेशेंट को मेनिंजाइटिस हुआ हुआ है जिसको हल्का फुल्का बुखार हो रहा है, साथ उसकी जो प्रोटीन्स हैं वो 45 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है, मतलब प्रोटीन्स उसकी नॉर्मल है, प्रोटीन्स उसकी 45 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है। नॉर्मल प्रोटीन्स आपकी 20 से 40 होती हैं, ग्लूकोज उसका 80 है, ग्लूकोज ठीक है, प्रोटीन्स भी थोड़ी सी रेज्ड हुई है, सीरम ग्लूकोज उसका 110 है और सेल काउंट भी इसका नॉर्मल है। तो कॉज क्या होगी, वायरल मेनिंजाइटिस। वायरल मेनिंजाइटिस के अंदर आपके CSF की जो ग्लूकोज होता है वो नॉर्मल रहता है। मेनिंजाइटिस है, CSF की एनालिसिस कराई, लिम्फोसाइट्स मिले जो कि 75% से, न्यूट्रोफिल्स 25% थे। तो लिम्फोसाइट्स अगर आपको 75% मिले तो वो ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस होगा। मेनिंजाइटिस के साथ आपको लॉस ऑफ हेयरिंग मिल रहा है तो आपका ऑर्गन ऑफ कॉन्टाया आपका डैमेज हो जाता है। इफ आस्क बायलैटरल देन इन्वॉल्वमेंट ऑफ द न्यूरल पाथवे। अगर तो उसको बायलैटरल हेयरिंग लॉस होगा तो आपका न्यूरल पाथवे की इन्वॉल्वमेंट होगी, और वैसे आपके ऑर्गन ऑफ कॉन्टाया के डैमेज हो जाने की वजह से मेनिंजाइटिस वाले पेशेंट्स के अंदर लॉस ऑफ हेयरिंग हो जाता है। सिनेरियो दिया हुआ था मेनिंजाइटिस का जस्ट हाई प्रोटीन, जिसमें सिर्फ प्रोटीन्स ज़्यादा थी, ग्लूकोज लो था, तो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस होगा, क्योंकि बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के अंदर प्रोटीन ज़्यादा हो जाती हैं और ग्लूकोज कम हो जाता है। पेशेंट है जिसको मेनिंजाइटिस डेवलप हुआ है, उसको बायलैटरल हेयरिंग लॉस होगा तो उसकी न्यूरल पाथवे की इन्वॉल्वमेंट होगी। एक यंग मेल था, उसको फीवर के साथ और अनकॉन्शियसनेस के साथ एडमिट हुआ, CSF के ऊपर WBC उसके 400 है, मतलब उसके सेल्स बड़े में 75% लिम्फोसाइट्स हैं, 20% न्यूट्रोफिल्स हैं, टर्बिड अपेयरेंस है, प्रोटीन्स भी ज़्यादा हुई हैं, ग्लूकोज जो आपका नॉर्मली आपका 45 से 80 होता है तो ग्लूकोज भी कम है, तो डायग्नोसिस होगी ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस। अब एक पेशेंट है, इसको हाई ग्रेड फीवर है, नेक रिजिडिटी है, LP के ऊपर ग्लूकोज उसका 40 मिलीग्राम पर 40 मिलीग्राम है। नॉर्मल ग्लूकोज हमने पढ़ा था कितना होता है, 45 से 80 है, तो मतलब ग्लूकोज उसका कम हुआ हुआ है। प्रोटीन्स उसकी 400 है, प्रोटीन्स ज़्यादा हुई हैं क्योंकि नॉर्मल प्रोटीन्स आपकी 20 से 40 होती हैं। प्रोमिनेंट आपको लिम्फोसाइट्स मिल रहे हैं तो कॉज क्या होगी, ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस। प्रोमिनेंट लिम्फोसाइट्स होंगे ना तो आपने ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस को लाजमी रूल आउट करना है। एक 30 ईयर ओल्ड मेल है जिसको मेनिंजाइटिस हुआ था 1 महीने पहले, अब उसको मॉर्निंग हेडेक हो रहा है और उसको बायलैटरल पैपिलोडीमा डेवलप हो गया, तो कॉज क्या होगी, हाइड्रोसेफलस। LP आपने किया एक कोमाटोस पेशेंट का जिसको बुखार हुआ था और नेक की रिजिडिटी हुई थी। LP किया आपने एक ऐसे पेशेंट का जिसको बुखार था और नेक रिजिडिटी थी, कोमाटोस पेशेंट है। LP के ऊपर आपको CSF के अंदर लिम्फोसाइट ज़्यादा नज़र आ रही हैं और प्रोटीन्स और ग्लूकोज उसका नॉर्मल है, तो कॉज क्या होगी, वायरल मेनिंजाइटिस। वायरल मेनिंजाइटिस में आपका ग्लूकोज नॉर्मल होता है। LP किया आपने कोमाटोस पेशेंट का जिसको बुखार था, CSF के ऊपर 75% लिम्फोसाइट्स हैं, 25% न्यूट्रोफिल्स हैं, प्रोटीन्स उसकी 2.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है, प्रोटीन्स उसकी नॉर्मल हमने पढ़ा था कि 20 से 40 होती हैं मिलीग्राम पर डेसीलीटर, तो 2.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है। ग्लूकोज 50 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है, ग्लूकोज उसका कम हुआ हुआ है, नॉर्मल रेंज में है तो स्लाइटली कम है, और टर्बिड CSF है, तो जब टर्बिड CSF होगा तो ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस होगा। अब एक पेशेंट है, व्हेन टेंशन इन मसल इंक्रीज नियर टू रप्चर व्हाट डज द रिलैक्सेशन, गोल्जी टेंडन ऑर्गन, ठीक है, जब आपकी किसी भी मसल के अंदर टेंशन इंक्रीज कर जाती है रप्चर के करीब तो व्हाट क्या चीज़ रिलैक्सेशन कराती है, गोल्जी टेंडन ऑर्गन आपका रिलैक्सेशन कराता है। जब आपकी मसल की टेंशन इतनी ज़्यादा बढ़ जाए कि आपका वो रप्चर के करीब आ जाए तो जो रिलैक्सेशन कराता है वो आपका गोल्जी टेंडन ऑर्गन कराता है। मसल स्पिंडल्स आपके 1 अल्फा फाइबर से इनोवेट होते हैं और आपके स्केलेटल मसल को कॉन्ट्रैक्ट कराते हैं। मसल स्पिंडल्स 1 अल्फा फाइबर से स्टिमुलेट होते हैं और आपके स्केलेटल मसल को कॉन्ट्रैक्ट कराते हैं। जो गोल्जी टेंडन ऑर्गन होता है उसको 1 बीटा फाइबर्स इनोवेट करते हैं और ये आपके कॉन्ट्रैक्टिंग मसल को रिलैक्स करता है, मसल को टीयरिंग से प्रिवेंट करता है, एक्सेसिव स्ट्रेच को हम प्रिवेंट कर सकते हैं गोल्जी टेंडन ऑर्गन से, ठीक है। अब जो मसल स्पिंडल है वो मसल की कॉन्ट्रैक्शन करा रही हैं, स्केलेटल मसल को कॉन्ट्रैक्ट करा रही हैं और 1 अल्फा फाइबर्स से इनोवेटेड होते हैं, और जो गोल्जी टेंडन ऑर्गन होता है इसको 1 बीटा फाइबर्स इनोवेट करते हैं और आपके मसल को टीयर होने से प्रिवेंट करते हैं, आपकी कॉन्ट्रैक्टेड मसल को रिलैक्स करता है और एक्सेसिव स्ट्रेच को प्रिवेंट करने के लिए गोल्जी टेंडन ऑर्गन्स होते हैं। 1 बीटा फाइबर्स इनोवेट करते हैं गोल्जी टेंडन को। अंडर टेंशन कौन सी चीज़ मसल को प्रिवेंट करती है टीयरिंग से और ओवर स्ट्रेचिंग से, गोल्जी टेंडन ऑर्गन। रिस्पॉन्स टू CNS अबाउट मसल स्ट्रेच टू डिटेक्ट चेंज इन मसल स्पिंडल, ठीक है। मसल्स में क्या होता है, रिस्पॉन्स होता है CNS के अंदर अबाउट मसल स्ट्रेच ताकि वो डिटेक्ट कर सकें
मसल स्पिंडल के अंदर चेंज आता है। क्लैस्प नाइफ रिफ्लेक्स ड्यू टू एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स ऑफ गोल्जी टेंडन ऑर्गन। जो क्लैस्प नाइफ रिफ्लेक्स जो होता है वो गोल्जी टेंडन ऑर्गन के रिस्पॉन्स एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स की वजह से आता है। गोल्जी टेंडन ऑर्गन के एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स की वजह से आपको क्लैस्प नाइफ रिफ्लेक्स आता है। एक कैट थी जो कि डीसेरिब्रेटेड थी मिड कैलिकुलर लेवल के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग हैपन्स, तो उसमें जो अगर एक कैट है जो कि डीसेरिब्रेट होगी मिड कॉलिकुलर लेवल के ऊपर तो उसके अंदर एग्जैजरेटेड स्ट्रेस होगा और टेंडन रिफ्लेक्स होगा। मसल स्पिंडल प्राइमरीली डिटेक्ट करता है मसल लेंथ चेंज को। जो मसल स्पिंडल्स होते हैं वो प्राइमरीली डिटेक्ट करते हैं मसल लेंथ चेंज को। मसल स्पिंडल आपके मसल की जो लेंथ चेंज होती है उसको डिटेक्ट करते हैं। मसल स्पिंडल प्राइमरीली डिटेक्ट करते हैं मसल लेंथ चेंज को। एक यंग हेल्दी मैन था जिसने 150 पाउंड्स वेट को लिफ्ट किया और उसको 5 सेकंड तक उठाया। सडनली उसकी आर्म जो है ना बाहर गिव्स अवे एंड ड्रॉप द वेट टू द फ्लोर। एकदम से उसकी आर्म से ना वो वेट गिर गया। विच ऑफ द फॉलोइंग रिसेप्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज सडन मसल रिलैक्सेशन। तो सडन मसल रिलैक्सेशन जो होती है वो गोल्जी टेंडन ऑर्गन की वजह से होती है। सो नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज कि जो फ्लेक्सर टेंडन रिफ्लेक्स होता है वो न्यूक्लियर बैक की वजह से होता है। फ्लेक्सर रिफ्लेक्स आपके नॉशियस स्टिमुलस की वजह से होता है। जब आप किसी टेंडन को हैमर से स्ट्रक करते हो तो आपका जो न्यूक्लियर बैक होता है एट द एंड ऑफ मसल स्पिंडल वो एक्साइट हो जाता है। मसल की शॉर्टनिंग जो इन रिस्पॉन्स टू स्ट्रेच जो होती है वो प्रीडोमिनेंटली फ्लेक्सर्स कराते हैं। मसल शॉर्टनिंग स्ट्रेच की वजह से जो मसल शॉर्टनिंग होती है वो फ्लेक्सर्स कराते हैं। एक यंग मेडिकल स्टूडेंट था, उसने 3 बुक्स पकड़ी हुई थी, चौथी वो पकड़ना चाह रहा था और उसकी चारों की चारों बुक्स गिर गई। तो किसकी वजह से हुआ ये? इन्वर्स स्ट्रेच रिफ्लेक्स की वजह से। वॉलेंट्री मसल कॉन्ट्रैक्शन के अंदर आपके डिसेंडिंग पाथवे के अल्फा और गैमा मोटर न्यूरॉन्स दोनों एक्साइटेड हो जाते हैं। स्ट्रेच मसल जो होता है वो कॉन्ट्रैक्शन कराता है मसल की जो कि स्ट्रेच हुआ हुआ होता है। ठीक है, स्ट्रेच मसल कॉज कराएगा कॉन्ट्रैक्शन उसी मसल की जो स्ट्रेच हुआ हुआ है। और जो मसल शॉर्टनिंग होती है स्ट्रेच की वजह से वो फ्लेक्सर्स कराते हैं। अब टेप्स डॉर्सालिस इसके अंदर आपके ब्लैडर को क्या होता है? एटॉनिक ब्लैडर हो जाता है। टेप्स डॉर्सालिस जो कि सिफिलिस के अंदर होती है उसमें आपका एटॉनिक ब्लैडर हो जाता है। रिमेंबर इंजरीज टू द ब्लैडर में सबसे पहले आपका जो टेप्स डॉर्सालिस होगा उसके अंदर आपका एटॉनिक ब्लैडर हो जाता है। न्यूरोजेनिक ब्लैडर के अंदर आपका स्पैस्टिक और एटॉनिक दोनों होगा। अगर तो सैक्रल सेगमेंट से अबव लीजन है तो आपका सिंपैथेटिक डैमेज होता है और आपको स्पैस्टिक ब्लैडर होता है। और अगर आपका सैक्रल सेगमेंट के नीचे या सैक्रल सेगमेंट के लेवल पे डैमेज है तो आपका पैरासिम्पैथेटिक डैमेज होता है और आपका ऑटोनॉमस ब्लैडर हो जाता है। जब आपकी इंजरी होती है सैक्रल सेगमेंट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड की तो आपको ऑटोनॉमस ब्लैडर हो जाता है जिसकी वजह से आपकी कॉन्टिन्यूस ड्रिबलिंग होती है। अब टेप्स डॉर्सालिस के अंदर आपका एटॉनिक ब्लैडर, न्यूरोजेनिक ब्लैडर में आपका स्पैस्टिक और एटॉनिक दोनों होता है। अगर लीजन सैक्रल सेगमेंट से अबव होगा तो आपका सिंपैथेटिक डैमेज होगा जिसमें आपको स्पैस्टिक ब्लैडर हो जाता है। और अगर लीजन आपका सैक्रल सेगमेंट के लेवल पे होगा या सैक्रल सेगमेंट से नीचे होगा तो आपका पैरासिम्पैथेटिक डैमेज होता है और आपको ऑटोनॉमस ब्लैडर हो जाता है जिसमें आपको कॉन्टिन्यूस ड्रिबलिंग होती है। उसके बाद जो बायलैटरल रिकरिंग लेरेंजियल नर्व आपकी कट होगी तो जो मसल डैमेज नहीं होता वो क्रीकोथायरॉइड होता है। जब आपकी दोनों रिकरेंट लेरेंजियल नर्व कट हो जाती हैं तो आपका क्रीकोथायरॉइड मसल स्पेयर हो जाता है। इसके लिए हमने मसल ऑफ द लेरिंग्स की नर्व सप्लाई हमने याद रखनी है। जो मोटर नर्व होती है लेरिंग्स से सप्लाइड बाय द क्रेनियल नर्व 10, वागस नर्व वी आर द न्यूक्लियस एम्बिगुअस एंड लेरेंजियल नर्व ब्रांचेस ऑफ द वागस नर्व। ठीक है, निमोनिक इसका स्कार है कि जो आपकी जो मोटर सप्लाई होती है लेरिंग्स की वो वेगस नर्व से आती है। जो वेगस नर्व है वो उसका न्यूक्लियस एम्बिगुअस के थ्रू और जो वेगस नर्व की ही लेरेंजियल ब्रांचेस होती हैं वो आपके लेरिंग्स को सप्लाई करती हैं। निमोनिक में स्कार होता है। जो सुपीरियर लेरेंजियल नर्व होती है वो क्रीकोथायरॉइड को सप्लाई करती है और जो बाकी सारे मसल्स होते हैं एक्सेप्ट क्रीकोथायरॉइड को रिकरेंट लेरेंजियल नर्व सप्लाई करती है। अबव द वोकल कॉर्ड्स इंटरनल लेरेंजियल नर्व होती है और बिलो द वोकल कॉर्ड्स आपकी रिकरेंट लेरेंजियल नर्व होती है। ठीक है, सेंसरी नर्व में जो सेंसरी सप्लाई होती है उसमें वोकल कॉर्ड से ऊपर जो होती है इंटरनल लेरेंजियल नर्व जो कि सुपीरियर लेरेंजियल नर्व की ब्रांच है और वोकल कॉर्ड के नीचे जो सेंसरी सप्लाई होती है वो रिकरेंट लेरेंजियल नर्व देती है। सारे के सारे मसल्स को सुपीरियर रिकरेंट लेरेंजियल नर्व सप्लाई करी है सिवाय क्रीकोथायरॉइड के। क्रीकोथायरॉइड को आपको सुपीरियर लेरेंजियल नर्व सप्लाई करती है और सुपीरियर लेरेंजियल नर्व की ही ब्रांच होती है इंटरनल लेरेंजियल नर्व जो कि आपके वोकल कॉर्ड से अबव सेंसरी नर्व सप्लाई प्रोवाइड करती है और वोकल कॉर्ड के नीचे रिकरेंट लेरेंजियल नर्व सेंसरी नर्व सप्लाई प्रोवाइड करती है। नाउ अब यहाँ पे बताए हुए हैं कि जो मसल जो कि आपके ग्लॉटिस को ओपन करता है वो आपका पोस्टीरियर क्रीको एरेटेनॉइड होता है। पोस्टीरियर क्रीको एरेटेनॉइड आपके ग्लॉटिस को ओपन करता है। वो मसल जो आपके ग्लॉटिस को क्लोज करते हैं उसमें लैटरल क्रीको एरेटेनॉइड्स, ट्रांसवर्स एरेटेनॉइड्स, क्रीकोथायरॉइड एंड थायरो एरेटेनॉइड 4 मसल होते हैं जो कि आपके ग्लॉटिस को क्लोज करते हैं जिसमें आपका लैटरल एरेटेनॉइड, ट्रांसवर्स एरेटेनॉइड, क्रीकोथायरॉइड एंड थायरो एरेटेनॉइड।
मसल जो कि आपके वोकल कॉर्ड को टेंस रखता है दैट इज़ क्रिकोथायरॉइड। क्रिकोथायरॉइड आपके मसल्स वोकल कॉर्ड के मसल्स को टेंस रखता है। मसल जो कि आपके वोकल कॉर्ड को रिलैक्स करता है दैट इज़ थायरोएरिटेनॉइड। मसल विच ओपन्स द इनलेट ऑफ लेरिंग्स थायरोएपिग्लॉटिकस आपके लेरिक्स के इनलेट को ओपन करता है। पेशेंट थायरोइडेक्टमी के बाद आया, उसको हॉर्सनेस ऑफ वॉइस स्टार्ट हो गई है, उसके वोकल कॉर्ड लूज हो गए, तो डैमेज किसका होगा? क्रिकोथायरॉइड का। क्योंकि वोकल कॉर्ड लूज हो गए इसका मतलब है वोकल कॉर्ड टेंस नहीं है, तो डैमेज क्या होगा उसको कि उसकी सुपीरियर लेरिंजियल नर्व डैमेज हुई, क्योंकि सुपीरियर लेरिंजियल नर्व आपकी सप्लाई करी थी क्रिकोथायरॉइड को, और लूजिंग ऑफ वोकल कॉर्ड्स होगी क्योंकि क्रिकोथायरॉइड आपके टेंस करता है मसल्स ऑफ द वोकल कॉर्ड को, तो उसको क्रिकोथायरॉइड उसका डैमेज होगा। अब पेशेंट आया थायरोइडेक्टमी के बाद, उसको हॉर्सनेस ऑफ वॉइस डेवलप हो गई है। एग्जामिनेशन के ऊपर आपको टेंस वोकल कॉर्ड नजर आ रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू डैमेज। अगर आपको टेंस वोकल कॉर्ड नजर आएगा, टेंस वोकल कॉर्ड आपको तब नजर आएगा जब आपका वो मसल डैमेज हो गया जिसने वोकल कॉर्ड को रिलैक्स करना था। तो थायरोएरिटेनॉइड्स आपके वोकल कॉर्ड्स को रिलैक्स करते हैं, तो थायरोएरिटेनॉइड का डैमेज होता है तो आपको टेंस वोकल कॉर्ड नजर आएंगे। अगर आपको लूज वोकल कॉर्ड नजर आ रहे हैं तो क्रिकोएरिटेनॉइड डैमेज होगा। इन सम पेपर थायराइड और थायरोएरिटेनॉइड की ऑप्शन नहीं दी हुई थी, तो फिर आपने पोस्टीरियर क्रिकोएरिटेनॉइड को प्रेफर करना है। अगर थायरोएरिटेनॉइड की ऑप्शन नहीं दी हुई होगी तो फिर आपने पोस्टीरियर क्रिकोएरिटेनॉइड को प्रेफर करना है। पार्शियल रिसेक्शन किया आपने बोथ रिकरेंट लेरिंजियल नर्व की, व्हाट विल हैपन टू वोकल कॉर्ड? वोकल कॉर्ड्स आपकी कंप्लीटली एडक्टेड पोजीशन के अंदर आ जाते हैं जब आप पार्शियली रिसेक्ट करते हो रिकरेंट लेरिंजियल नर्व को। इवन दो मैनी अदर्स आर इन द फेवर ऑफ मिडिल पोजीशन, बट हेयर इज़ द रेफरेंस फॉर इट। तो आपकी क्या हो जाएगी? आपकी कंप्लीटली एडक्टेड पोजीशन हो जाती है जब आपकी दोनों बोथ रिकरेंट लेरिंजियल नर्व को हम पार्शली रिसेक्ट करते हैं। अब एक पेशेंट है जिसको हॉर्सनेस ऑफ वॉइस डेवलप हुई, इनडायरेक्ट लेरिंगोस्कोपी के ऊपर उसके लेफ्ट वोकल कॉर्ड की स्लगिश मूवमेंट है, तो इंजरी किसकी होगी? लेफ्ट रिकरेंट लेरिंजियल नर्व की इंजरी होगी, तो इसलिए उसकी स्लगिश मूवमेंट होगी लेफ्ट वोकल कॉर्ड की। जब आपकी इंजरी होती है रिकरेंट लेरिंजियल नर्व की, उसकी वजह से आपकी वीक वॉइस हो जाती है, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस होती है और साथ आपको लॉस ऑफ वॉइस हो जाती है, एफोनिया होता है। एक तो वीक वॉइस के अंदर हॉर्सनेस होती है, और अगर आपकी वॉइस लॉस हो जाएगी तो फिर एफोनिया हो जाता है जब आपकी रिकरेंट लेरिंजियल नर्व डैमेज होती है। और वो नर्व जो कि इमीडिएटली लैटरल टू ट्रेकिया होती है दैट इज रिकरेंट लेरिंजियल नर्व। रिकरेंट लेरिंजियल नर्व आपके इमीडिएटली लैटरल होती है ट्रेकिया के।